पूरे 4 वर्षों के बाद रूस के राष्ट्राध्यक्ष का भारत आना हुआ और उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो डिनर होता है रात का, उसमें नेता प्रतिपक्षों को आमंत्रित नहीं किया गया। इस बात को लेकर पूरा विपक्ष खपा है, नाराज है और वह लोकतंत्र की हत्या से जोड़कर इसे देख रहा है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, आमतौर पर जब कोई राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाता है, चाहे भारत का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र में या दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं, तो यह माना जाता है कि वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ उसकी भेंट होगी, मुलाकात होगी और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। सत्ता पक्ष में सरकार और विपक्ष के नेता भी इस देश का हिस्सा होते हैं, लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। मेरा निजी मत है कि वास्तव में अगर सत्ता पक्ष किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात कर रही है तो विपक्ष को भी उनसे मिलने दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों न्योता नहीं दिया गया, क्यों डिनर प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, इसके अलग अलग कारण छन छन करके बाहर आ रहे हैं। हम एक एक करके सभी कारणों पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारा मत जानना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर यह निराशाजनक है कि आप किसी राष्ट्राध्यक्ष से, नेता प्रतिपक्ष को अगर नहीं मिलने दे रहे हैं, इंटेंशनली नहीं मिलने दे रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन जब हम इसका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, अन्य लोगों की राय जानते हैं, विद्वानों का मत जानते हैं, तो इसमें कई प्रकार के और थॉट प्रोसेस निकल करके सामने आते हैं। आइए बात करते हैं एक एक करके। पुतिन का कार्यक्रम निर्धारित होता है, भारत आते हैं, भारत में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। पुतिन के भारत आने से पहले ही उनका एक इंटरव्यू वहीं पर, यानी कि रूस के मास्को में ही उनके जो ऑफिस है, जो हमारे यहाँ का पीएमओ ऑफिस है, वहाँ का कुछ क्रेमलिन करके ऑफिस होता है, वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे यहाँ के 2 पत्रकार जाते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप से वे होते हैं, आज तक ग्रुप से होते हैं। उनका जो वो इंटरव्यू है वो टेलीकास्ट किया जाता है। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो जाती है, यानी उनके आने से पहले ही एक क्लियर मैसेज हो जाता है कि उनका यहाँ आना किन किन उद्देश्यों को पूरा करता है और वो यहाँ आकर क्या क्या करने वाले हैं। किन रक्षा समझौतों पर बात होगी, किन औद्योगिक समझौतों पर बात होगी, कौन कौन सी डील होगी, भविष्य की नीतियों पर क्या बात होगी, आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे बातचीत करेंगे, रूस यूक्रेन के मुद्दे पर किस प्रकार की बात होगी, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों पर और उसके साथ कैसे निराकरण किए जाएंगे, इस पर बात होगी। ये बहुत स्वाभाविक था, जिन पर लगातार चर्चा बनी ही हुई है और आप देख ही रहे हैं। लेकिन उन सब में निकल करके, छन करके जो बात सामने आई कि विपक्ष के नेताओं को उनसे मिलने का न्योता नहीं दिया गया, ना ही तो कोई ऐसा प्रोटोकॉल निभाया गया। मैं कुछ जो विदेशी मामलों के सलाहकार हुए, पूर्व सलाहकार हुए, पूर्व राजनयिक हुए, राजदूत हुए, उनके कल मैं विमर्श सुन रहा था। हालांकि वो एक तरफा लगा, एक बायस्ड लगा, लेकिन उनका विमर्श मैं सुना जो कि यूपीए सरकार में ही, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वहां के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि हाँ, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो राजदूत, वहां के राजदूत और वहां के विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। कई बार जो हमारा गेस्ट होता है, वहां के विदेश मंत्रालय द्वारा कुछ नाम और कुछ बातें कही जाती हैं और यहाँ पर बात दिल्ली से होती है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये तय होता है कि कार्यक्रम किस किस आधार पर होगा, जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है किन किन स्थानों पर जाएगा, कब वो डिनर करेगा, कब वो लंच करेगा, कब वो ब्रेकफास्ट करेगा, किसके साथ डिनर करेगा, किसके साथ ब्रेकफास्ट करेगा, जिस देश में क्या वो आ रहा है, क्या किसी उद्योग जगत के व्यक्ति से मुलाकात करेगा, किसी नेता से बातचीत करेगा या किसी धार्मिक मामलों के व्यक्ति से वो बातचीत करेगा। ये कई प्रकार के मुद्दे होते हैं। अब वो दोनों देश के डेलीगेशन को तय करना होता है कि आगामी प्रोग्राम क्या क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है, उनकी इन बातों से तय हो गया था कि अगर मान के चलिए रूस के विदेश मंत्रालय द्वारा कुछ बातें कही गई होंगी और दिल्ली से कोई बात डिक्लाइन कर दी होगी, तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, नहीं, इन लोगों से ही मुलाकात करनी है। तो यहां पर भी ये बात छन करके आ जाती है कि बिल्कुल चलता तो सत्तारूढ़ पार्टी का ही वही फाइनल डिसीजन लेती है।
कई मौक़ों पर ऐसा भी हुआ है कि दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और किसी धार्मिक संगठन के व्यक्ति से मिलने चले गए हैं, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तय किया था और मिलने दिया गया। जब यूपीए की सरकार थी तब भी कई मर्तबा ऐसा हुआ कि विपक्षियों से नहीं मिलने दिया और कई बार ऐसा हुआ कि मिलने दिया गया। तो ये सिचुएशन की बात है, कौन कब किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करता है। अब दूसरा एक जो पक्ष सामने आ रहा है निकल करके, वो ये आ रहा है कि कई बार रूस को विलन साबित कर चुके हैं राहुल गांधी जी। चूंकि राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और खड़गे साहब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों लोगों को डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया और उनसे मिलने भी नहीं दिया गया, यानी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया। उसके उलट कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जी को डिनर में आमंत्रित किया गया था और बताया ये गया था कि विदेश मामलों में उन दोनों से समझदार हैं शशि थरूर जी, तो विपक्ष के भी नेता हैं और उनको मिलने भी दिया जा रहा है। हालांकि शशि थरूर जी से थोड़ा सा बीते कुछ समय से ज़्यादा ही गुडविल खेल रही है सरकार। उसके पीछे के अभिप्राय क्या हैं, ये सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि उनके पीछे की मंशा क्या है। कुछ लोग इसे फूट डालो और शासन करो की नीति भी कह रहे हैं, परंतु कुछ लोगों का इसका दूसरा भी विमर्श है। हालांकि मैं तो इसको डिप्लोमेसी ही मानता हूं। निश्चित तौर पर फूट डालो शासन करो की नीति के अलावा ये कुछ नहीं दिखाई देता है। वो योग्य, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन घर के मुखियाओं को उपेक्षित करके किसी उसी घर के दूसरे व्यक्ति को बुलाना ये स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करता है कि मंशा उतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी पॉजिटिव उसकी व्याख्या की जा रही है। निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जो नहीं उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन अल्टीमेटली हैं तो वो देश के नेता प्रतिपक्ष। 100 सीटें तो आई हैं उनको, और उनके किसी प्रवक्ता ने कहा भी है कि 15 करोड़ लोगों ने उनको भी समर्थन दिया है। तो देश की आवाज़ तो है वो, उनको भी वहाँ पर होना चाहिए था, बुलाया जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे वाक्य के आधार पर, पूरी की पूरी घटना के आधार पर हम कई प्रकार के विमर्श निकाल के सामने लाते हैं। जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो उसमें ये पाया गया कि जैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि विपक्ष की कहाँ कहाँ उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, कैसे तय होनी चाहिए। तो जब ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उस समय पर जब ये स्वतंत्रता संग्राम के फंक्शन में अपने आप को अनुपस्थित कर देते हैं, रिपब्लिक डे के फंक्शन में अपने आप को खुद को अनुपस्थित कर देते हैं, सीजेआई का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है ये वहाँ नहीं आते हैं, और कई ऐसी जगह पर जहाँ इनकी उपस्थिति होनी चाहिए थी वो यहाँ अपने आप को उपेक्षित कर, खुद ही उपेक्षित कर लेते हैं, वहां से अपने आप को हटा लेते हैं। तो उस समय पर डेमोक्रेसी कहां जाती है? लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर एक तरफ आप डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं तो दूसरी तरफ आपकी डेमोक्रेसी कहां जाती है? कुल मिलाकर के राजनीतिक परिदृश्य में अगर इसका विश्लेषण किया जाए और देखा जाए तो ये दोनों ही पक्षों के लिए बहुत दूषित वातावरण पैदा कर रहा है। ये स्वस्थ राजनीति का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं जा रहा है दुनिया तक, और यहाँ पर एक दूसरे की कुंठा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा और किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं जा रहा है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी अपने अपने आचरणों में परिवर्तन लाए तो जनता तक मैसेज बढ़िया जाए। हम भले ही किसी पार्टी के समर्थक हैं, किसी पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो अगर हम तार्किक हैं, अगर हम बौद्धिक क्षमता को बिलोंग करते हैं तो हम स्पष्टता से, निष्पक्षता के साथ इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि निश्चित ही यह डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। उनके लिए डेमोक्रेसी के लिए तब सही नहीं था जब वे लोग इन तमाम इवेंट्स को वॉकआउट करते हैं, उपराष्ट्रपति जी के नियुक्ति में नहीं जाते हैं, उस जगह पर भी अच्छा मैसेज नहीं गया। और इस समय भी जब किसी और देश का राष्ट्राध्यक्ष आया है तो विपक्षी दलों के मुखियाओं से तो मिलाना आपका बेहद पहला कर्तव्य बन जाता है, मिलवाना चाहिए। जब आप बयानबाजी करते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ, उस वक्त भी आपको समझना चाहिए कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब रूस और भारत के मित्रता की बात आती है तो एक और आप कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी नींव डाली थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सारी चीज़ों की नींव डाली थी, और क्यों नहीं डालते? वो नींव खोदने के पहले मजदूर तो जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो आखिरी मजदूर है ना मोदी जी। तो जो आप बार बार वो फावड़ा लेके दिखाते हो कि ये वही वाला फावड़ा है, यही वाली कुदाल है कि जब नेहरू जी ने नींव डाली, जब इंदिरा जी ने नींव डाली, जब राजीव जी ने नींव डाली, तो नींव तो डालेंगे ना, और ज़्यादा नींव डाला जाना चाहिए। ये सत्तारूढ़ पार्टी का अपनी एक भूमिका होती है
कि अगर आपने 10 घरों की नींव डाली, उसी समय अवधि काल में आपको 1000 घरों की नींव डाली जानी चाहिए थी। केवल 10 में ही आप नींव डाल करके फुर्सत हो गए। यहां समस्या आती है, तो नींव तो वही डालेंगे। तो बात मित्रता की अगर हो रही है, तो उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रूस और चाइना की मित्रता हुई, इंदिरा जी के जमाने में और प्रगाढ़ हुई, तो यहां पर आते आते ये कहना, जब कभी भी अगर रूस यूक्रेन का युद्ध है, हो सकता है विसंगतिपूर्ण भी हो। आप देखिए ना, रूस से जब प्रश्न पूछा जाता है अमेरिका के संबंध में, अन्य देशों के संबंध में, वो कितना नपातुला अपना जवाब देते हैं, और आपका जवाब बिल्कुल भी ऐसा कर्कश होता है कि दुनिया में भी वो खराब साउंड करता है। रूस को आपने विलन साबित कर दिया, कई कई प्रकार की व्याख्याएं कर दी। इजराइल को आपने विलन साबित करके कई कई प्रकार की व्याख्याएं कर दी। एक तरफ आप कूटनिरपेक्षता की बात करते हैं, एक तरफ आप विदेश नीति की बात करते हैं। तो उस विदेश नीति में जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ में, कल को आप भी सत्ता में आएंगे, तो विदेश नीति तो उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी ना। फिर आप किस प्रकार से अपने आप को वहां पर क्लियर करेंगे? मैसेज जो जाना चाहिए वो आप लोगों के द्वारा डिलीवर किए गए जो शब्द हैं उनके आधार पर ही जाता है, और वो रिकॉर्ड होता है, नोट किया जाता है। इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों को और विपक्ष में बैठे लोगों को भी इन तमाम बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। खैर, ये तो कुछ बातें थी जो निकल करके सामने आई। उनका रोना बहुत लाजमी है कि उनको उधर डिनर में नहीं बुलाया गया। भूखे लोग हैं, लंबे समय से भूखे हैं, 15 साल होने को आए हैं, ये तीसरा कार्यकाल हो गया मोदी जी का। 11-12 साल तो हो ही गए, 11-12 साल से बेचारे भूखे हैं। तो डिनर की तो भाई आवश्यकता है उनको। तो डिनर के लिए आप अपने हिसाब से केवल शशि थरूर जी को ही ना खिलाएं। हो सकता है आप वहाँ का उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, लेकिन और भी बहुत सारी बातें छन करके आ रही हैं। खैर, ये राजनीति की बातें, राजनीतिक समझें। मिलते हैं आपसे किसी नई चर्चा के साथ। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।